हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे आज हम अल्टरनेटिंग करंट की। आज शुरुआत करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर, जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे इस चैप्टर के, कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर। और इसमें हम सबसे पहले देखिए, करंट के बारे में आप पढ़ चुके हो। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट लास्ट चैप्टर में इससे पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम है, तो इसमें टाइप्स ऑफ करंट को जान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ करंट जो है दो तरीके का है, एक तो डायरेक्ट करंट होगा और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो टाइप्स ऑफ करंट में मैंने लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे डिफरेंस बताएंगे, ये चीज समझ लें आप। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट की अगर डिफिनेशन देखें आप, डायरेक्ट करंट की डिफिनेशन, तो डायरेक्ट करंट की डिफिनेशन देखिए, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता थ्रू ए लोड, मतलब लोड दिया हुआ है, जैसे मान लो किसी अप्लायंस से आपने कनेक्ट कर रखा है, उसको लोड बोल रहे हैं, तो किसी अप्लायंस से कनेक्ट कर रखा है, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम थ्रू ए लोड आर नोन एज डायरेक्ट करंट। इसको नोट कर लें। देखिए ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ये करंट वर्टिकल एक्सिस से ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें करंट जो है चेंज नहीं हो, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, करंट वेरी ही नहीं कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको आप बोलेंगे, इस ग्राफ को डीसी करंट का ये ग्राफ हो जाएगा। अगर आप एसी करंट की बात करें, डीसी में बस इतना ही जानना है, हमें पढ़ना क्या है? एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, जो कि हमारे घरों में यूज होता है। आइए, तो डायरेक्ट करंट के बाद अल्टरनेटिंग करंट अगर देखें तो देखिए क्या चेंज है, एक याद रहे तो दूसरा आप खुद बना सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, करंट हुज डायरेक्शन चेंज, करंट हुज डायरेक्शन चेंजेज विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, अगर लोड लगा हुआ है, तो उसको आप बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखिए इसका ग्राफ अगर बना है, करंट हो गई और ये टाइम टी हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो चेंजेस है कुछ इस तरह से। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट पहले 0 है, फिर करंट जो है इंक्रीज होती ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, या इसको पीक करंट के नाम से जानेंगे, पीक करंट, मैक्सिमम करंट या पीक करंट होगा। अब इसके बाद फिर देख रहे हो यहाँ पे 0 हुई, फिर नीचे आ गई, इस डायरेक्शन ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। यहाँ पे निगेटिव में इसका जो पीक करंट है -I0, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है करंट। तो इस केस में करंट वेरी करता है, तो इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अच्छा, किस तरह से वेरी करता है, एक साइकिल में क्या टाइम लगता है, एक साइकिल में जो है सारी चीजें, सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर अगर हम बात करें, उस पर अगर हम चर्चा करें, तो एक चीज और जान लें आप। जैसे इसका एक बेसिक इक्वेशन याद रखें, ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। कैसे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा V और T के बीच। तो यहां पर देखें साइन का ग्राफ है, इसका मतलब एक है बेसिक इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, और यहां पर बेसिक इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ठीक, साइन ओमेगा t, ये बेसिक इक्वेशन आपको अल्टरनेटिंग करंट के याद रखने हैं, इसको नोट करें आप। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसके बेसिक टर्म्स और फिर इसके डेरिवेशन।
तो अल्टरनेटिंग करंट का साइन क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ है, साइन क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ है, कॉस में फिर ये ऊपर से स्टार्ट होगा तो कॉस के ग्राफ में आ जाएगा, वो चेंज आता जाएगा जहां वहां मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी पहले इसको आप समझे बेसिक चीजों को, ठीक है ना। चलिए सम डेफिनेशन रिलेटेड टू एसी, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स उसको तेजी से पढ़ेंगे। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, किसकी, टाइम पीरियड की, तो देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया आई और वी, मतलब करंट वर्सेस टाइम या वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ दोनों कंसीडर हम कर सकते हैं। अलग अलग बनाया नहीं, एक ही में बना दिया, सेम बनेगा इसलिए। अब देखो यहां पर बात क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन इस ग्राफ में कहां होगा, इसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया। वन ऑसिलेशन मतलब एक साइकिल कंप्लीट करना, मतलब यहां से चलें और यहीं पर पहुंच आए तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसको इसमें समझो कि एक साइकिल कैसे होगी, ये यहां से चलेंगे आप यहां आएंगे तो हाफ साइकिल, यहां से चले आप यहां आए तो एक फुल साइकिल हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो सोचो अगर ये यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम क्या है 0, ठीक, टाइम लग गया आपको 0, और यहां से एंगल क्या है वो भी 0। टाइम और एंगल देखो रिप्रेजेंट करना मैं बता रहा हूं, यहां से आओ 0 से फिर यहां पर अगर आए तो एंगल कितना बना 90। सोच लो कि पूरा का पूरा जो एंगल बनता है एक साइकिल पे कितना बनता है 2 पाई बनता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। टाइम मान लो टोटल टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, टोटल टाइम यहां जब आ गया वापस चल रहा है तो 0 0, अब आ गया तो कितना टोटल टाइम t और एंगल कितना 2 पाई। अब सोचो जब यहां से चला इस पॉइंट पर पहुंचा तो टाइम कितना लगेगा, t का फोर्थ। अब इसमें सोचो ये पूरा का पूरा t लग रहा है तो यहां जब पहुंचेगा तो टाइम कितना t/4 ही तो लगेगा, t/4 लगेगा। एंगल कितना बनेगा देख रहे हो, सिंपल सा एंगल कि यहां से यहां कितना बना 90 बना, 90 मतलब रेडियन में π/2। चलो यहां से जब ये यहां पर आएगा तो यहां पर कितना टाइम लगेगा, आधी डिस्टेंस हो गई। अच्छा इसको इससे भी कोरिलेट करें, यहां क्या हो गया 0 0। अब देखो यहां से ये जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां जाएगा तो हाफ साइकिल हो जाएगा, इसकी बात करेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आएगा ना इस पॉइंट पर कितना टाइम हो गया t/4 और एंगल कितना हो गया π/2। अब इस पॉइंट पर आ जाओ, जैसे यहां आ रहे हैं पहले यहां, उसके बाद उसको उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जब आए तो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम का हाफ लगेगा t/2, एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री बनेगा, एक लाइन बन गई 180 डिग्री, t/2 और एंगल हो गया पाई, तो इस एंगल को यहां रिप्रेजेंट करो तो t/2 एंड पाई। अब इसके बाद इस पॉइंट पर जब पहुंचेंगे यहां पहुंचेंगे 90 90 90 कितना हो गया। अब सोचो यहां पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा 3t/4, 3t/4 टोटल टाइम कितना है t है, तो उसका यहां पे आएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा 3/4 लग जाएगा ना, तो 3t/4 एंगल कितना बनाएगा यहां पे 3π/2, 90 90 90 270 270 मतलब 3π/2। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसकी बात करो, यहां पर टाइम कितना लग गया 3t/4 और एंगल हो गया 3π/2। चलो अब ये यहां पहुंचेगा साइकिल पे, देख रहे हो कि यहां पे टाइम कितना t और एंगल कितना 2π। तो इसकी कहानी थी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना था ग्राफ पर t/4 एंड π/2, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period, is called time period। कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर रहा है। अब सोचो लीनियर तो कर नहीं रहा, इसके पास कैसी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा अब इसके बाद अगर देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा एक साइकिल में 2π,
स्पीड क्या है ओमेगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा पे फार्मूला बन जाएगा। दूसरी बात, अगर करंट, दूसरी डेफिनेशन जो इसमें जरूरी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी जो बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ से यहां पर डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, ठीक, एफ से डिनोट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? एफ इज इक्वल टू, या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या इसी को फार्मूले में अगर देखो तो t इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, तो f इक्वल टू 1/t है, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये दूसरी डेफिनेशन है। बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है पहले ही। देखिए एक और डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में जाने। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, और AV मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होगी उसको आप पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये मैक्सिमम जो वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहे I0 हो या V0 हो। I0 इट इज डिनोटेड बाय I0 और V0। ये I0 और V0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सिंपल है यार, इसको क्या बोलते कि मैक्सिमम वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होती है उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेज और फेज डिफरेंस जानना। तो यहाँ पे लिखा है फेज इज फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बोथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी पॉइंट। मतलब इसको समझो, I इज इक्वल टू, जैसे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हो, ओमेगा टी प्लस फाई इस तरह लिखा हो, तो ओमेगा टी प्लस फाई ही आपका फेज एंगल होता है। फेज एंगल होता है। तो यहां पर कैसे, जैसे मान लो कि यहां से ये ग्राफ 0 से शुरू ना हो करके किसी दूसरे एंगल से शुरू हो, 30 डिग्री से यहां से ऐसे शुरू हो, 60 डिग्री पे किसी दूसरे एंगल पे शुरू हो। डिटेल में उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर जो फेज है वो फेज किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये फेज है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है? फेज है। और फाई क्या है? फेज एंगल है। क्या है? फेज एंगल है। मतलब जो इनिशियल ग्राफ था, जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ है, ये आपका I0 है, और एक दूसरा ग्राफ I0 के लिए बन जाए, यहां से शुरू हो, जैसे मान लो कि ये यहां से शुरू हो, देख रहे हो, ये ऐसे शुरू हो, तो यहां से शुरू हुआ। अब सोचो इसके एंगल में और इसके एंगल में डिफरेंस आएगा, तो दोनों के एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है, अब ये तो साइन ओमेगा टी था, अब ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई से स्टार्ट होगा, तो जो फाई वैल्यू आ रही है वो फेज एंगल हो रही है। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें पढ़ना है, तो अभी बस इतना जानो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? फेज है, और फाई क्या है? फेज एंगल है। फेज डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी कि फेज डिफरेंस क्या है, उसकी भी डिफिनेशन देख लें आप। देखो फेज डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ करंट एंड फेज ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 है, ठीक, ये वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 है। तो फेज डिफरेंस यहां पे लिखा है ना, द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो यहां पे आप फाई फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1, जो जैसा रहेगा कम ज्यादा उसके हिसाब से। तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। इस तरह से किसका? करंट का फेज और वोल्टेज के फेज का डिफरेंस जो होगा, केवल करंट का नहीं, वोल्टेज का नहीं, ठीक है। फेज डिफरेंस इस तरह से आप फाइंड करेंगे।
देखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसके प्रूफ वगैरह देखेंगे तो बहुत ध्यान से यहां से नोट करो, समझो, ठीक है। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों को पता है, क्या पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। करंट का ये सिंपल फार्मूला आप सबने पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एज वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन बना लो। एंड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस INS इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। चलिए, यहां से इंप्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू डी टी लिख सकते हैं, I इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड विथ अच्छा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। अब यहां पर जो I है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है, और ये अल्टरनेटिंग करंट आप सबको पता होना चाहिए वेरिएबल होता है। तो I वेरिएबल है, तो इसका मतलब अभी इसको इसके इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देना है, इसको कांस्टेंट कंसीडर अभी नहीं करना है। तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी, ऐसे रहने दो। अब इस q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ले चल के पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी डिवाइड बाई टी। अब हम चाहते हैं कि इस t को भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दें, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या देता है, t देता है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये IM मतलब मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का फार्मूला हो गया। IM को या इसको I बार भी लिखते हैं, बार लिख दिए तब भी ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बोला जाएगा। तो यहां पर I बार या IM, ठीक है, IM लिख दो या I एवरेज लिख दो। ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को। तो ये यहां से इसकी शुरुआत होती है। I इज इक्वल टू पहले डेरिवेशन आपने देखा पहला। अब इसके बाद अगर देखें IM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी डिवाइड बाई डी टी, तो इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल। इफ I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर देन फाइंड एवरेज करंट या मीन करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। तो देखो I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर देन फाइंड एवरेज करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका कंसेप्ट सिखाना है कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें आप कि IM या I बार, कुछ भी लिखें, I बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी। देख रहे हो, I की जगह क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अच्छा, अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 3t क्यूब डिवाइड बाई टी क्यूब होगा डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई टी, 3 कैंसिल, तो यह आ गया टी स्क्वायर। टी क्यूब डिवाइड बाई टी, एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो टी इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखो, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर।
तो इस तरह से आप एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू रख के। इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में इस जो स्टार्टिंग के डेरिवेशन है उसके लिए इंटीग्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई, अब जो केस बन रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर इसका पार्ट जो है डेरिवेशन पार्ट में पूछा जाता है कि डिटरमाइन दी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल, या डिटरमाइन दी वैल्यू मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर हाफ साइकिल। तो फुल साइकिल और हाफ साइकिल को दो केस करके मैं बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझें और इसके डेरिवेशन को समझें। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बेस पर हम जो है कंपटीशन में भी क्वेश्चन करेंगे। आइए तो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर फुल साइकिल की बात करेंगे। फुल साइकिल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 0 यहां पे क्या होगा 2 पाई, 0 टाइम होगा और टाइम कितना t। चलिए करंट बना देते हैं और ये टाइम। तो मीन या एवरेज वैल्यू का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और बेसिक इक्वेशन अल्टरनेटिंग का क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस ग्राफ का। तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिखने जा रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखने जा रहे हैं, ठीक। और फुल साइकिल कर रहे हैं तो इसकी लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ सकती है, 0 से t आ सकती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, i की जगह देखो, i की जगह हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा t इंटू डी टी होल डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t एंड डी टी। चलिए आई नॉट कॉन्स्टेंट है, यहां आई नॉट कॉन्स्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई और आई नॉट में डिफरेंस है क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन ओमेगा t इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है, 0 से t है। चलिए बहुत बढ़िया। अब साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन, आई नॉट साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन, इसको देखो यहां समझ लो, भूल गए होंगे आप। जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी है, ठीक। तो यहां पे कंसीडर किया जाता है कि ओमेगा टी, लेट ओमेगा टी इज इक्वल टू मान लो x, ओमेगा टी इज इक्वल टू x। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओमेगा इसका टाइम के रिस्पेक्ट डी टी, एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, तो ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहां पर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई ओमेगा। अब इस इक्वेशन में, इस वैल्यू में साइन ओमेगा टी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझना, एक्स कंसीडर कर लिया। और डी टी को सॉल्व करके क्या ले आए, इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है इसीलिए 1 बाई ओमेगा बाहर कर लेंगे और साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, 1 बाई ओमेगा, माइनस क्यों, क्योंकि इसका क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा। और एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं और लिमिट क्या है, 0 से t है। तो ये प्रोसीजर है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का एक साथ जो यहां आपको अप्लाई करना है। ये इसलिए डिटेल में बताया ताकि आपको समझ में आए किया कैसे गया है, ठीक है। तो यहां पर साइन ओमेगा टी की जगह इंटीग्रेट करके वैल्यू क्या आ रही है, -1 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे माइनस को बाहर लिख लो, माइनस आई नॉट, और इस पूरे की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, 1 बाई ओमेगा, तो आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 से t और डिवाइड बाई, देखो इसका लिमिट रख लो, t माइनस 0। अब इसके बाद ये समझ में आना चाहिए इसमें क्या किया है हमने, इस ओमेगा टी को, साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का एक्स कंसीडर कर लिया। ये दिमाग में कर लिया जाता है, जिसको आता है वो दिमाग में कर सकता है अपने, उसके बाद वैल्यू सीधे कर सकता है कि ओमेगा टी है तो 1 बाई ओमेगा बाहर आ जाएगा।
कैसे आता है देख लिया आपने, इसको x कंसीडर किया तो ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब dt की जगह हमें लिखना है तो dt इज इक्वल टू डी एक्स बाई ओमेगा, तो dt की जगह डी एक्स बाई ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर ओमेगा टी को x कंसीडर किया है तो साइन x इंटू डी टी की जगह क्या लिखोगे, डी एक्स बाई ओमेगा। देखो अब यहाँ पर 1 बाई ओमेगा तो कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकाल लिया, साइन एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, और एक्स को हमने क्या माना था उसकी वैल्यू लास्ट में लिखनी पड़ती है, एक्स की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, माइनस आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। अब लिमिट रखने जा रहे हैं, कॉस ओमेगा इस टी की जगह रखेंगे, टाइम ही तो वेरी कर रहा है, स्मॉल टी की जगह पहले क्या आएगा, कैपिटल टी, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 डिवाइड बाई टी माइनस 0 टी हो। चलो इसको बाहर निकाल लो, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी याद है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो उस वैल्यू को लिख लें। तो यहां पर t की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, यहां ओमेगा इंटू टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, टी यहां आ गया, टी की वैल्यू है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, अब यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू लिख दें, कॉस 0 कितना 1। कॉस जो होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से आप देख सकते हैं माइनस आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, तो माइनस आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 0। तो इसका मतलब आई फुल साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल के लिए जो आपकी मीन करंट होती है वो 0 होती है। ये प्रूफ हो गया इसका। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज द मीन करंट फॉर ऑफ अल्टरनेटिंग, तो मीन करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज फॉर फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के लिए अल्टरनेट मीन करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सीधा सा आंसर हो जाएगा। तो याद रख सकते हैं, और इसका डेरिवेशन अगर देखें तो इस तरह से पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स में। ठीक, तो इसको नोट करें। अब इसके बाद इसका दूसरा केस जो आता है ना, वो आता है हाफ साइकिल का। हाफ साइकिल में क्या, फुल साइकिल में 0 कैसे हुआ, डायग्राम से भी देख लो। अगर मान लो कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो कि ये 2 एम्पियर की करंट है, यहां माइनस 2 एम्पियर की करंट है, तो अगर ये पॉजिटिव 2 एम्पियर है तो ये नेगेटिव 2 एम्पियर होगी, टोटल करंट कितनी हो गई ना 0। तो पॉजिटिव 2 एम्पियर नेगेटिव, तो फुल साइकिल के लिए टोटल करंट जो मीन करंट आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या हाफ साइकिल के लिए होगी, देख के ही लग रहा है नहीं होगी, तो क्या होगी, चलो डिराइव करते हैं। तो देखिए सेकंड केस है मीन और एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, किसका, करंट का। तो फार्मूला हमने लिख लिया, आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई डी टी, मेन फार्मूला जो है बेसिक लिख लिया। हाफ साइकिल का मतलब ये हो जाएगा कि यहां देखो 0 0, इसका मतलब यहां पे टाइम कितना होगा, t/2 और एंगल कितना, पाई। हाफ साइकिल के लिए करने जा रहे हैं। चलिए भाई, फिर वही कहानी, आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इस बार कहाँ, t/2, आई की वैल्यू फिर बेसिक इक्वेशन तो वही बनेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाफ साइकिल के लिए केवल टाइम पीरियड वेरी कर रहा है, इक्वेशन तो मेन वही रहेगा। तो आई की जगह हम फिर वही लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 इंटू डी टी। चलो भाई, आई नॉट फिर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, फिर वही कहानी साइन ओमेगा टी वाली होगी, देख रहे हो। तो फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू -1/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन जिसको नहीं करना आ रहा वो याद रखे, ये नहीं आएगा तो फिर डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, -1/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। पहले वाले स्टेप में करके भी दिखाया। अब देखो यहाँ पे आई नॉट बाहर आ गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, -1/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या है 0 से t/2, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t स्मॉल t लिखेंगे पहले, और इसकी लिमिट क्या है 0 से t/2। चलो भैया -1/ओमेगा बाहर निकाल लो, तो -I0 डिवाइड बाई ओमेगा कॉस ओमेगा स्मॉल t की जगह पहले क्या आएगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा t की जगह 0 डिवाइड बाई t/2 -0। चलो अब आगे बढ़ते हैं। -I0 इज इक्वल टू -I0 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू t/2 इंटू t/2। देखो इसके साथ आ जाएगा ओमेगा इंटू t/2, यहाँ पे वैल्यू रखो, कॉस ओमेगा इंटू t इज इक्वल टू फार्मूला क्या है 2π/ओमेगा, तो t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2π/ओमेगा/2 होगा कि नहीं होगा, t/2 t/2 इज इक्वल टू 2π/ओमेगा/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब, या ऐसे लिख लो, t की जगह 2π/ओमेगा लिख लो, t की जगह 2π/ओमेगा लिख लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो t/2 इज इक्वल टू π/ओमेगा। चलो, चाहे t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा लिख दो, 2π/ओमेगा/2 हो जाएगा। किस कैसे भी करो, आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर t की जगह देखो, यहाँ पे आ जाओ, t की जगह या t/2 की जगह π/ओमेगा लिख दे रहा हूँ, t/2 की जगह π/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 तो कॉस 0 डिवाइड बाई, तो इधर आ चुका है, तो -I0 डिवाइड बाई ओमेगा, t/2 की जगह π/ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये वैल्यू आ गई cos π -1, cos π -1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 आपका 1 होता है। अब यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, -I0 डिवाइड बाई पाई, अब cos π मतलब cos 180, cos 180 मतलब -1, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो cos π की वैल्यू -1 और -1 -2 इंटू -I0/2, तो -I0/π इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2I0 डिवाइड बाई पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। एवरेज करंट या मीन करंट आ गई हाफ साइकिल के लिए, 2I0 डिवाइड बाई पाई। इस तरह से आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोग इसको और भी सॉल्व करते हैं, 2/π होता है, पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, तो और भी सॉल्व होके आता है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, I बार इज इक्वल टू 2/π की वैल्यू 0.637 करके कुछ होती है, यस 0.637 I0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या I बार इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है 63.7% ऑफ I0। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए ये डेरिवेशन हो गया। या याद रखो, ये वैल्यू अगर सीधे सीधे पूछता है तो 63 पॉइंट कितने परसेंट होता है पीक करंट का, जो वेरिएबल करंट है, जो मीन करंट है, वो पीक करंट का कितने परसेंट होता है, तो बोल सकते हो 63.7% होता है आपका मीन करंट, उस अल्टरनेटिंग करंट में जो मैक्सिमम करंट है उसका। तो नोट करिए,
देखिए आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान से समझ लें। बहुत ही आसान सा टेबल है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो एवरेज वैल्यू है ना, वो एवरेज वैल्यू इक्वेशन के बिहाफ पर कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज़ और मान लो, जो आपका एवरेज वैल्यू आई बार, जो आपका 2i0 डिवाइड बाई पाई आया है करंट के लिए, वही आपका एवरेज जो होता है वी बार, एवरेज वोल्टेज भी सेम होगा, उसमें v0 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो करंट का हुआ वही वोल्टेज का होगा, सेम एक्सप्रेशन वही है, इसीलिए उसका नहीं किया जाता है। करंट का हमने करके बताया तो सेम वही। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल है, ये 4 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, कैसे इसके बिहाफ पर आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहला लिखा है कि व्हेन i इज इक्वल टू i1 sin ओमेगा टी प्लस i2 cos ओमेगा टी, चाहे साई1 और v इज इक्वल टू v1 sin ओमेगा टी प्लस v2 cos ओमेगा टी, सब में एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन के बिहाफ पर। इसमें एवरेज करंट क्या होगी, इसमें एवरेज वोल्टेज क्या होगा। तो एवरेज करंट इसके लिए i1 sin ओमेगा टी प्लस i2 cos ओमेगा टी, फुल साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है। i1 sin ओमेगा टी प्लस i2 cos ओमेगा टी, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों में, इसमें भी अगर देखो तो फुल साइकिल के लिए 0, इसमें भी फुल साइकिल के लिए 0, तो 0 हो जाएगा। तो एवरेज करंट इसमें क्या आ गई, 0 आ गई। तो जहां साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अच्छा, तो एवरेज वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा देखो, व्हेन i इज इक्वल टू i0 प्लस i1 साइन ओमेगा टी प्लस i2 cos ओमेगा टी, v इज इक्वल टू v0 v1 साइन ओमेगा टी प्लस v2 cos ओमेगा टी, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका ये और ये, इसका तो 0 0 हो गया, 0 प्लस i0, तो एवरेज जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एवरेज वैल्यू i0 आ गई इस इक्वेशन के लिए। एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा ऐसे, ये 0 0 प्लस v0, तो एवरेज वोल्टेज v0 आ गया, सिंपल है। व्हेन i इक्वल टू i0 प्लस i1 sin ओमेगा टी प्लस i2 cos 2 ओमेगा टी, 2 3 4 5 6 कितना भी हो जाए, तो 2 3 4 5 6 इस तरह से हुआ, तो इसका मतलब इसका फिर 0 हो जाएगा। अरे भाई, एक साइकिल के बजाय 2 साइकिल हो जाए तभी तो 0 होगा ना, कंप्लीट साइकिल हो गया तो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस i0, तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए, i0 आना चाहिए। देखो है भी सेम, वैसे वोल्टेज का है, इसमें i0 को बाद में लिख दिया तब भी कोई समस्या नहीं है, सेम वही एवरेज वोल्टेज कितना i0, इसमें भी क्या है v0। तो इस तरह से इसको नोट कर लो, तो ग्राफिक इस इक्वेशन पर बेस्ड जो है एवरेज वैल्यू आप सीधे देख के बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा इस पर बेस्ड आईएम पर। क्वेश्चन दिया है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन 50 हर्ट्ज एसी, एक चीज और जान लो, 50 हर्ट्ज एसी, इसको कहीं नोट करके लिख लेना, नोट जो बताने जा रहा हूं। इंडिया में जो अल्टरनेट हमारे घर में जो होम अप्लायंस में जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में भी जो जनरल साइंस आता है उसमें भी पूछा गया है कि इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई है, डोमेस्टिक अप्लायंस है, उसमें की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज जो है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ये याद रख सकते हो, हमेशा यही होती है। तो जनरल साइंस में भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स में आपके भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन 50 हर्ट्ज, मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। सर्किट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है 7 पॉइंट, मतलब I0 इज इक्वल टू 7.07 एम्पियर। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द करंट, मीन वैल्यू फाइंड करना, मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ ए साइकिल, हाफ साइकिल के लिए, एंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। देखो सबसे पहले तो मीन वैल्यू फाइंड करनी है और कह रहा है कि कुछ टाइम है, कौन सा टाइम है, t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर आपको करंट फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ करंट I फाइंड करनी है, और यहाँ पहले कह रहा है IM फाइंड करिए। तो पहले IM फाइंड कर लेते हैं। I मीन इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाई पाई, वैल्यू रखो, I0 की वैल्यू 7.07 डिवाइड बाई 3.14। तो IM इज इक्वल टू सीधे सीधे मीन वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू आपकी आ रही है 4 पॉइंट, सीधे बता दे रहा हूं मैं आपको
या उस फार्मूले से जैसे भी रखो, ये आंसर आएगा आपका 4.5 एम्पियर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने में कोई समस्या नहीं हुई। आइए दूसरा इसमें पूछा गया है करंट आफ्टर, इस टाइम जो है फ्रीक्वेंसी जो है क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब I इज इक्वल टू, जो फार्मूला पढ़ा आपने, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेसिक इक्वेशन इसके बिहाफ पर फाइंड करेंगे। आई नॉट कितना है, आई नॉट हमें दिया है 7.07 साइन। इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, टी की जगह 1 बाई एफ लिख सकते हैं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और टी तो है ही। चलो तो आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बना। अब सारी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। आई नॉट हो गया 7.07 साइन 2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, टाइम की वैल्यू 1/300। तो साइन 2 पाई एफ टी। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आ रही है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, पाई रहने दो, 2 पाई रहने दो, 2 पाई इंटू 50। अब इसको अगर 5 6 जा, ठीक है, एंड 2 3 जा, तो वैल्यू आ गई 7.07 साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 7.07 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 उसके बिहाफ पर सॉल्व करोगे तो 7.07 इंटू √3/2। फाइनली सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 6.12 एम्पियर। तो इस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें।